एक तरफ वैम्पायर कलंस फैमिली और उनके साथी, दूसरी तरफ वॉल्टरी और उसकी खतरनाक आर्मी। कलंस का लीडर कार्लाइल गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी आरो हवा में उछलता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, एक ही वार में कार्लाइल का सर धड़ से उखाड़ देता है और वॉल्टरी के गार्ड्स कार्लाइल के शरीर को आग लगा देते हैं। ये भयानक नजारा देख कलन फैमिली के दिल में ज्वालामुखी फूटता है। दोनों साइड के खतरनाक वैम्पायर्स के बीच जंग छिड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी तबाही सिर्फ एक छोटी सी मासूम बच्ची की वजह से हुई थी। एक ऐसी बच्ची जो पूरे वैम्पायर समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। दरअसल ये बच्ची बेला और एडवर्ड की बेटी रेनेस्मी है। बेला जब प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में पल रही रेनेस्मी कोई आम बच्ची नहीं थी, वो आधी वैम्पायर थी। डिलीवरी का टाइम बहुत भयानक था, क्योंकि बच्ची की ताकत की वजह से बेला की हड्डियां टूटने लगी थी। रेनेस्मी लिटरली बेला को अंदर से तबाह कर रही थी। डिलीवरी के आखिरी पलों में बेला की सांसें रुक जाती है, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है। अपनी बीवी को मौत के मुंह से बचाने के लिए वैम्पायर एडवर्ड अपना वैम्पायर जहर डायरेक्ट बेला के दिल में इंजेक्ट कर देता है और बेला की सांसें वापस आ जाती है और बेला गहरी नींद सो जाती है। बेला की आंखें अचानक खुलती है, पर अब वो आंखें इंसानी नहीं रही, वो खून की तरह लाल है। बेला अब एक वैम्पायर बन चुकी है। उसकी सेंसेस इतनी शार्प हो चुकी है कि हवा में उड़ता एक छोटा सा धूल का कण और फर्श पर चल रही एक चींटी की आवाज भी उसे क्रिस्टल क्लियर सुनाई दे रही है। वो पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस नई और सुपर पावरफुल जिंदगी की एक बड़ी कीमत थी, इंसानी खून की ऐसी प्यास जो किसी को भी पागल कर दे। होश में आने के बाद बेला ने अब तक अपनी बेटी रेनेस्मी को नहीं देखा था और वो तड़प रही थी। लेकिन बात इतनी आसान भी नहीं थी। रेनेस्मी पूरी तरह वैम्पायर नहीं, बल्कि आधी इंसान है। उसके अंदर ताजा खून दौड़ रहा है। तो सोचो, एक न्यूली बॉर्न खून की प्यासी वैम्पायर माँ को आधी इंसान बच्ची के पास छोड़ना एकदम सुसाइडल है। बेला को इंसानी खून की आदत ना लग जाए, इसीलिए एडवर्ड फौरन बेला को अपने पहले शिकार पर घने जंगलों में ले जाता है। जंगल में बेला को अचानक एक रॉक क्लाइंबर की महक आती है और इंसान की इस स्ट्रॉन्ग स्मेल से उसकी भूख और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। वो उस इंसान का शिकार करने के लिए पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ती है। एक पल के लिए लगा कि आज उस रॉक क्लाइंबर की कहानी खत्म, पर तभी एडवर्ड ने बेला को याद दिलाया कि अगर आज उसने इंसान का खून पिया तो वो खुद अपनी नन्ही बेटी रेनेस्मी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। बेटी का नाम सुनते ही बेला पहाड़ से सीधा नीचे कूद जाती है और जंगल में एक पहाड़ी शेर को अपना शिकार बनाती है। जब शिकार के बाद बेला फाइनली घर लौटती है तो देखती है कि उसकी बेटी एबनॉर्मली ग्रो कर रही थी। तभी बेला को पता चलता है कि जेकब, जो एक वेयरवुल्फ और बेला का एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने रेनेस्मी पर इम्प्रिंट कर लिया है। इसका सीधा मतलब है कि रेनेस्मी अब जेकब की लाइफ लॉन्ग सोलमेट बन चुकी है और वो जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। बेला को जब इस बारे में पता चलता है तो वो भड़क जाती है। बेला आगे बढ़ती है और जेकब का गला दबाती है, उसे हवा में उछालती है और जमीन पर पटक कर चिल्लाती है, "You nicknamed my daughter after the Loch Ness monster?" दुनिया जिसे स्कॉटलैंड के पानी का सबसे मशहूर माइथिकल मॉन्स्टर नेसी कहती है, ठीक उसी के नाम पर जेकब ने रेनेस्मी का निकनेम रखा था, नेसी। एडवर्ड भी बाहर आकर बेला को शांत करने की कोशिश करता है। जेकब बेला को याद दिलाता है कि उसके इम्प्रिंट होने का सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिला है। द एब्सोल्यूट वुल्फ लॉ, वेयरवुल्फ रूल्स के मुताबिक कोई भी भेड़िया उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिस पर उनके झुंड के किसी मेंबर ने इम्प्रिंट किया हो। इसका मतलब था कि वुल्फ समाज का लीडर सैम अब रेनेस्मी को मारने की बजाय उसकी हिफाजत करेगा। दरअसल वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ्स की सदियों पुरानी कट्टर दुश्मनी दिखाई गई है। बेला मजबूरन शांत हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जेकब का इम्प्रिंटिंग एक्चुअली उसकी बेटी के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया था। माहौल शांत होते ही एलिस उन्हें जंगल में एक खूबसूरत कॉटेज गिफ्ट करती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, पर अगले ही दिन बेला के नए वैम्पायर कंट्रोल का सबसे बड़ा इम्तिहान उसके सामने था। दरअसल अगली सुबह बेला को पता चलता है कि उसके पिता चार्ली का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि कलंस ने बहाना बनाया था कि बेला को एक रेयर और खतरनाक बीमारी हो गई है। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने जिंदा और ठीक देखना चाहता था। कलंस नहीं चाहते कि चार्ली को वैम्पायर्स के बारे में पता चले और वो वहाँ से दूर शिफ्ट होने वाले थे, जिसकी वजह से जेकब रेनेस्मी से दूर हो जाएगा। इसीलिए जेकब एक अलग रास्ता निकालता है। जेकब
जेकब चार्ली के सामने जाकर अपने असली रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चार्ली ये देखकर दंग रह जाता है। जेकब उसे समझाता है कि बेला सेफ है पर थोड़ी बदल गई है। चार्ली के आने से पहले कलन्स फैमिली बेला को इंसान लगने की ट्रेनिंग देती है, क्योंकि वैम्पायर्स ना सांस लेते हैं और न ही ब्लिंक करते हैं। इसीलिए बेला को सिखाया जाता है कि चार्ली के सामने बार बार पलकें झपकानी है, चेस्ट को ऊपर नीचे करके फेक ब्रीदिंग करनी है और स्टैच्यू की तरह स्टिफ रहने के बजाय एक नॉर्मल इंसान की तरह बैठना है। फाइनली चार्ली वहाँ पहुँच जाता है। चार्ली उसे देखकर पहचान जाता है कि बेला बदल गई है। उसकी स्किन और आईज अलग लग रही है, पर बेला उसे बताती है कि वो ठीक है। फिर चार्ली अपनी पोती रेनेस्मी से मिलता है, जिसे कलन्स एक अडॉप्टेड बच्ची बताते हैं। चार्ली सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। अगले दिन एडवर्ड का भाई एमेट बेला को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है। दरअसल एमेट को लगता है कि बेला कोई इतनी ताकतवर वैम्पायर नहीं है। मुकाबले में बेला एमेट को बहुत आसानी से हरा देती है और एक बड़े पत्थर को सिर्फ अपने हाथों से ही तोड़ देती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि बेला कितनी ताकतवर है। अब बेला और एडवर्ड की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी थी। बेला अपनी इस नई जिंदगी में बेहद खुश थी, सिवाय एक प्रॉब्लम के। रेनेस्मी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं बल्कि बहुत ही तेजी से बड़ी हो रही थी। कुछ ही दिनों पहले जन्मी रेनेस्मी कुछ ही हफ्तों में एक नॉर्मल बच्ची जितनी बड़ी हो चुकी थी। एक तरफ बेला, जेकब और रेनेस्मी बर्फ के मैदान में खुशी से वक्त बिता रहे थे और दूसरी तरफ दूर पहाड़ों से किसी की नजर उन पर जम चुकी थी, जो कलन्स फैमिली को बिल्कुल नापसंद करता है। दरअसल रेनेस्मी हवा में जंप्स लगाकर स्नोफ्लेक्स कैच कर रही होती है। उसकी छलांग किसी नॉर्मल बच्ची की तरह नहीं होती, बल्कि वो तो बहुत ऊंची छलांगे लगा रही थी जैसे वैम्पायर्स लगाते हैं। और दूर पहाड़ों पर आइरीना उन्हें देख रही थी। आइरीना एडवर्ड की कजिन है। रेनेस्मी को इस तरह देखकर आइरीना को एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि कलन्स ने किसी ह्यूमन बच्चे को वैम्पायर बनाया है, जिसे वैम्पायर लॉ में इमॉर्टल चाइल्ड कहा जाता है। आइरीना गुस्से में वहाँ से सीधा वॉल्ट्री के पास शिकायत करने चली जाती है। वैम्पायर आरो अपनी माइंड रीडिंग की स्पेशल पावर्स से आइरीना का हाथ पकड़कर सब देख लेता है और जंग का ऐलान कर देता है, क्योंकि वैम्पायर बच्चे अलाउड नहीं है। कलन फैमिली घर पर रेनेस्मी के साथ एंजॉय कर रही थी। तब सडनली एलिस को एक खौफनाक विजन आता है। वो देखती है कि आइरीना की शिकायत पर आरो और वॉल्ट्री की पूरी आर्मी कलन्स और रेनेस्मी को खत्म करने के लिए निकल चुकी है। एलिस के पास एक शक्ति थी, वो फ्यूचर देख सकती थी। उसी की तरह एडवर्ड भी एक गिफ्टेड वैम्पायर था जो थॉट्स रीड कर सकता था। यहाँ एडवर्ड बताता है कि इमॉर्टल चाइल्ड क्या होते हैं और उन पर बैन क्यों है। एक फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि पुराने जमाने में जब बच्चे वैम्पायर बनते थे तो वो अपने गुस्से और खून की प्यास पर कंट्रोल नहीं रख पाते थे और पूरे के पूरे गांव तबाह कर देते थे। इसीलिए वॉल्ट्री ने ऐसे बच्चों को और उन्हें बनाने वालों को मौत की सजा देना शुरू किया। वॉल्ट्री वैम्पायर्स की सुप्रीम सरकार है, जिसका लीडर आरो सिर्फ एक टच से ही किसी के भी सारे राज पढ़ लेता है। उसकी टीम में कई सारे ऐसे गिफ्टेड टैलेंट वाले वैम्पायर्स हैं। कलन्स को समझ आ जाता है कि उन्हें वॉल्ट्री से लड़ने की बजाय ये साबित करना होगा कि रेनेस्मी कोई इमॉर्टल चाइल्ड नहीं बल्कि वो तो हाफ ह्यूमन है जिसकी रगों में खून बहता है। इसके लिए उन्हें पूरी दुनिया से वैम्पायर्स को एज अ विटनेस यानी गवाह इकट्ठा करना होगा। कलन फैमिली के बुलावे पर पूरी दुनिया से अलग अलग वैम्पायर्स उनके घर पहुंचने लगते हैं। इसमें इजिप्शियन, अमेज़न, आयरिश और नोमैड्स के वैम्पायर्स शामिल होते हैं। शुरू में सभी वैम्पायर्स बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि वो वॉल्ट्री के दुश्मनों में शामिल नहीं होना चाहते थे, पर जब रेनेस्मी उन्हें छूकर अपने सुपर नेचुरल तरीके से अपनी मेमोरी दिखाती है और वो उसकी हार्ट बीट महसूस करते हैं तो सबको यकीन हो जाता है कि वो कोई इमॉर्टल चाइल्ड नहीं बल्कि एक हाफ ह्यूमन चाइल्ड है। इसी दौरान पता चलता है कि बेला के पास एक गिफ्टेड टैलेंट है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड, जिससे किसी दूसरे वैम्पायर की पावर उस पे असर नहीं करती। पर उसकी असली टेस्ट थी इस शील्ड को दूसरों पर फैलाना। जब बेला बार बार नाकाम होती है तो उसकी पावर जगाने के लिए केट जानबूझकर एडवर्ड को जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देती है। अपने प्यार को ऐसे तड़पता देख बेला का गुस्सा और इंस्टिंक्ट अचानक जाग उठता है और वो तुरंत अपनी शील्ड एक्सटेंड करके एडवर्ड को बचा लेती है। अब बेला इस जंग में वॉल्ट्री की किसी भी भयानक पावर से अपनी फैमिली को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी पता चलता है कि एलिस और जेस्पर बिना किसी को इन्फॉर्म किए अचानक निकल गए हैं ताकि वो रेनेस्मी की जान बचाने का कोई सॉल्यूशन निकाल सके। एलिस ने गायब होने से पहले बेला के लिए एक सीक्रेट मैसेज छोड़ा था। इसे फॉलो करते हुए बेला सिएटल के एक लॉयर जे जेंग से मिलती है। वहाँ उसे फेक पासपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, पर उन्हें देखते ही बेला के होश उड़ जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ
जेकब और रेनेस्मी के लिए थे। बेला तुरंत समझ जाती है कि एलिस ने अपने विजन में सबकी मौत देखी है, इसीलिए उसने ये आखिरी प्लान बनाया है ताकि जंग वाले दिन जेकब रेनेस्मी को लेकर हमेशा के लिए दूर भाग जाए और वो महफूज रह सके। घर आकर बेला इस प्लान को सबसे छुपाती है और चुपके से जेकब के बैग में वो फेक डॉक्यूमेंट्स और पैसे डाल देती है। वहीं बाहर जंगल में सारे आए हुए वेम्पायर्स आग के चारों तरफ बैठकर अपनी पुरानी जंगों की कहानियां सुनाते हैं, एक साथ एक अच्छी शाम बिताते हैं। और अब वो दिन आ जाता है जो बेला का फ्यूचर डिसाइड करेगा। बर्फ से ढके मैदान में एक तरफ कलंस और वेयरवुल्व्स की फौज तैनात थी। तभी घनी धुंध को चीरते हुए वॉल्ट्री की खतरनाक डार्क आर्मी वहां आ पहुंचती है। कार्लाइल आगे बढ़कर शांति से आरो को समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने कोई कानून नहीं तोड़ा है, पर आरो उसकी एक नहीं सुनता। सच जानने के लिए आरो एडवर्ड को आगे बुलाता है। जैसे ही आरो उसका हाथ पकड़कर उसकी यादें पढ़ता है, उसे यकीन हो जाता है कि रेनेस्मी सच में एडवर्ड और बेला की बायोलॉजिकल बेटी है। ये देखकर आरो कहता है, मुझे उस बच्ची से मिलना है। रेनेस्मी आगे आती है। बिना किसी डर के वो अपने छोटे हाथों से आरो के गाल को छू लेती है और अपनी पावर से उसे अपने जन्म के दौरान की यादें दिखाती है। उसकी सांस और धड़कनें महसूस करते ही आरो बुरी तरह चौंक जाता है और कहता है, आधी इंसान आधी वेम्पायर। वॉल्ट्री को अब समझ आ जाता है कि रेनेस्मी इमॉर्टल चाइल्ड नहीं है और कोई रूल नहीं टूटा है। और अब आयरीना को आगे बुलाते हैं, जिसने वॉल्ट्री को झूठी इंफॉर्मेशन दी थी। आयरीना अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेती है और गार्ड्स आयरीना के हाथ तोड़ देते हैं, उसका सर धड़ से उखाड़ कर फेंक देते हैं। आयरीना को बेरहमी से सबके सामने आग लगा दी जाती है। आयरीना की बहनें तानिया और केट, जो कलंस को सपोर्ट कर रही थी, अपनी बहन की मौत देखकर पागल हो जाती हैं और वॉल्ट्री पर अटैक करने भागती हैं। पर तभी अमेज़न जंगल की वेम्पायर जेफ्रीना अपनी ब्लाइंडनेस पावर यूज करके उन्हें रोक लेती है ताकि बेवजह कोई जंग शुरू न हो जाए। आयरीना की मौत के बाद भी आरो वापस जाने का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसकी दानत एलिस की पावर्स पर थी। एलिस की भविष्य देखने वाली शक्ति उसकी टीम के किसी मेंबर में नहीं थी। वो बाकी वॉल्ट्री गार्ड्स को भड़काता है कि भले ही रेनेस्मी इमॉर्टल चाइल्ड नहीं है, पर वो अननोन है, उसका फ्यूचर किसी को नहीं पता, इसीलिए बड़ी होकर वो उनके राज दुनिया के सामने खोल सकती है। वॉल्ट्री एक एक करके वोट करते हैं और जंग शुरू करने का फाइनल फैसला कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा चमत्कार होता है। एलिस और जेस्पर वहां आ जाते हैं। एलिस वापस आ तो गई, पर अब जो होने वाला था उसने किसी भी हॉलीवुड मूवी के एक्शन को पीछे छोड़ दिया। एलिस आरो के पास जाती है और उसे अपना हाथ देती है ताकि वो प्रूफ देख सके। तभी एलिस झटके से हाथ वापस खींच लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी दिखा दूं, तुम फिर भी हमें जिंदा नहीं छोड़ोगे। वो तुरंत एक जोरदार किक मारकर आरो को हवा में उड़ा देती है और ये अटैक का सबसे पहला इशारा था। इस एक झटके के बाद शुरू होती है वेम्पायर्स की सबसे भयानक और खूनी जंग। बेला रेनेस्मी को जैकब के भेड़िए रूप पर बिठा देती है और जैकब यहाँ से दूर भागने लगता है। तभी वॉल्ट्री का एक गार्ड भी उसके पीछे जाता है। अब बर्फीले मैदान में खूनी खेल शुरू हो जाता है। इस खून खराबे में वॉल्ट्री गार्ड जेन अपनी पावर से एलिस के पार्टनर जेस्पर को तड़पाती है और एक गार्ड उसका सर काट देता है। जेन एक वेयरवुल्फ को भी उसकी पावर से मार देती है। अपने प्यार की ऐसी मौत से पागल एलिस तुरंत जेन को पकड़कर हवा में उछलती है, जहां सैम वेयरवुल्फ उसका चेहरा नोच कर उसे मार देता है। उधर एमेट पीछे से आकर एलेक की गर्दन उखाड़ लेता है और आयरीना की बहनें तानिया और केट अपनी बहन आयरीना का बदला लेने के लिए सीएस का जबड़ा फाड़कर उसे भी मार देती हैं। लेकिन वॉल्ट्री की सेना काफी बड़ी है। एकाएक कलंस के साथी और वेयरवुल्व्स मर रहे होते हैं। बेला की साइड हार रही होती है। ये सब देख बेंजामिन जोर से जमीन पर एक पंच मारता है और जमीन फटने लगती है, जिसमें एस्मा गिर जाती है और उसे बचाते हुए बहादुर लिया अपनी जान कुर्बान कर देती है। अब हम देखते हैं कि फाइनली बेला की साइड वॉल्ट्री पर हावी हो रही है और तभी आरो बेला को मारने आगे बढ़ता है और बेला अपनी न्यूबॉर्न स्ट्रेंथ और एडवर्ड अपनी स्पीड का जबरदस्त टीम वर्क दिखाते हुए आरो को दबोच लेते हैं और दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही झटके में आरो का सर धड़ से उखाड़ फेंकते हैं और बेला उसके सर को आग लगा देती है, जिससे वॉल्ट्री का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आरो अब भी मरा नहीं था। जो कुछ भी आपने अभी देखा असल में वो तो कभी हुआ ही नहीं। दरअसल आरो ये सब कुछ एलिस के फ्यूचर विजन में देख रहा था। जंग को कम्प्लीटली रोकने के लिए एलिस आगे नेहुल नाम के एक शख्स को बुलाती है। नेहुल एक 150 साल का हाफ ह्यूमन हाफ वेम्पायर है, बिल्कुल रेनेस्मी की तरह। वो आरो को बताता है कि वो 7 साल में एडल्ट बन गया था और तब
से उसकी एज रुकी हुई है। वो खून और इंसानी खाना दोनों पर जिंदा रह सका है। ये सुनकर और अपनी हार का विजन देखकर आरो के पास लड़ने का कोई बहाना नहीं बचता। वो कहता है यहाँ कोई खतरा नहीं है माय फ्रेंड्स। वॉल्ट्री चुपचाप वहाँ से वापस लौट जाते हैं। जंग पूरी तरह टल जाती है और बाकी सारे वैम्पायर्स खुशी से अपने घर वापस लौट जाते हैं। एलिस एक प्यारा फ्यूचर विजन देखती है जिसमें बड़ी हो चुकी रेनेस्मी और जेकब एक साथ खुश हैं और वो देखती है कि बेला और एडवर्ड भी उसके साथ हैं। यहीं पर मूवी एक बहुत ही ब्यूटीफुल और इमोशनल नोट पर खत्म हो जाती है।